Hello friends, I hope all are good. In this session, we discuss anthropology optional syllabus in UPSC. In last session, we already discussed why to choose anthropology as an optional in UPSC. What are the benefits to choose anthropology as an optional? ठीक है, शॉर्ट सिलेबस है, क्लियर डिफाइन सिलेबस है, स्कोरिंग ऑप्शनल है, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं। ओके, ये सारी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। कुछ मैंने टॉपर्स के भी मार्क्स आपके साथ डिस्कस करे थे, जहाँ पे 365 तक एक 362 तक एक हाईएस्ट स्कोर गया था, वो मैंने आपके साथ बताया, डिस्कस किया था। कुछ मिथ भी थे वहाँ पे कि स्टूडेंट के अंदर कुछ मिथ होता है कि रिसोर्सेज कम है। देखो, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी को लेके ओवरलैप नहीं कर रहा है जीएस के साथ। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जीएस के साथ किस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। आप वो जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल चूज़ करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। और देखो, एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, आप एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ रहे हो, आप अपने बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, ठीक है ना, 360 स्टडी ऑफ मैन। अब जितनी भी एक्टिविटी अराउंड द मैन हो रही है, चाहे बायोलॉजिकल हो, सोशल हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, सारी की सारी आपको इसमें पढ़नी होती है। ये कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी ही पढ़नी है, सोशल एक्टिविटी ही पढ़नी है, सोशोलॉजी में वही पढ़ते हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी पढ़ते हो, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 360 डिग्री ऑफ स्टडी करनी होती है अराउंड द ह्यूमन। जो भी एक्टिविटी अराउंड द ह्यूमन हो रही है वो सारा पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ मिथ थे, वो मैंने वहाँ पे क्लियर कर रखे थे आपको कि रिसोर्सेज नहीं है, सब हैं, विल होना चाहिए पढ़ने का, ओवरलैप नहीं करता है, वो भी मैंने आपको बताया था। आज भी मैं वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ होता है स्टूडेंट के अंदर कि एंथ्रोपोलॉजी होने के लिए एक बायोलॉजिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, ठीक है। मैंने शुभम कुमार सर का एक एग्जाम्पल दिया था, अनुदीप दुरीशेट्टी सर का एक एग्जाम्पल दिया था। उनके पास बायोलॉजिकल एज अ बैकग्राउंड नहीं था, वो दोनों के दोनों बीटेक पर्सन थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये खाली मार्केट में एक मिथ है कि बायोलॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। देखो, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता है। जो मेडिकल साइंस से स्टूडेंट होते हैं या फिर कोई पीसीबी से होते हैं 11th-12th में, हल्का फुल्का होता है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल चूज नहीं कर सकते, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका एंथ्रोपोलॉजी वो बायोलॉजिकल एज अ बैकग्राउंड नहीं है। देखो, GS 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका पार्ट है, वहाँ भी आपको बेसिक्स तो पढ़ना ही है ना, वो यहाँ भी आपको वही पढ़ना है। हिस्ट्री में भी आपको जो सोशो कल्चर पार्ट आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हो, और हिस्ट्री में भी जो आप पार्ट पढ़ते हो, प्री हिस्ट्री वाला पार्ट, प्रोटो हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है, वो आपको यहाँ भी पढ़ना है और वहाँ भी पढ़ना है। आर्कियोलॉजी का वहाँ नहीं पढ़ते, वहाँ नहीं आती, यहाँ भी आएगी, ठीक है। तो ओवरलैप है सिलेबस का, ठीक है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना है कि बायोलॉजी हमारे पास नहीं है तो हम एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल चूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी टर्मिनोलॉजी का थोड़ी सी दिक्कत होती है, और वो चाहे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो चाहे नहीं हो, उसको सबको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी याद करनी पड़ेगी। देखो, हर चीज़ का सब्जेक्ट का कोई प्रॉस है तो कोई कॉन्स होता ही होता है, ठीक है। हर चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में पॉजिटिव ही नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। अब देखो, टर्मिनोलॉजी तो याद हो जाएगी, उसका एक ही इलाज होता है कि आप एक तरीके से लिस्ट बना के रख लो, जहाँ बैठते हो उसको सामने लगा लो और डेली बेसिस पे पढ़ते जाओ, ठीक है। या फिर जैसे जैसे आप बार बार उसको रिपीट करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, वो अपने आप दिमाग में बैठती जाएंगी, ठीक है। उनके लिए कोई स्पेशल नहीं है कि आपको लेके बैठ के, वो अपने आप होती जाएंगी चीज़ें, ओके। आज हम क्या करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी के जो सिलेबस है उसको डिकोड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पेपर 1 वही 250 मार्क्स का, जैसे हर ऑप्शनल होता है, ईच पेपर 250 मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स 500 का हो गया आपका, ठीक है। पेपर 1 में मैंने आपको पहले ही बताया था 12 यूनिट हैं, और पेपर 2 में 9 यूनिट्स हैं, ओके। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। नाउ पेपर 1 से अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मेरे साथ कोशिश करिएगा कि आपको सिलेबस यही याद हो जाए, ठीक है। देखो, एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस या किसी भी ऑप्शनल का सिलेबस ऑन टिप्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। कल को आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये यूनिट के ये सब यूनिट का पार्ट है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक कोई भी बुक्स में से पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में इस यूनिट में है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि एक राइट स्टडी और राइट अप्रोच के साथ आप चीज़ों को पढ़ पाओगे, ठीक है ना। देखो, काफ़ी बार बुक्स में क्या होता है कि इररिलेवेंट चीज़ भी दी होती है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस ऑन टिप्स रखिएगा, याद कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि मेरे साथ ही उस चीज़ को याद करें, ठीक है। सिलेबस किस तरीके से डिवाइड है, ब्रॉड आउटलाइन दे देता हूँ मैं एंथ्रोपोलॉजी की सिलेबस को। पहले आपको हमने एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को बेसिकली किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, एक कर रखा है सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में, एक हमने इसको डिवाइड कर रखा है आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में,
एक हमने इसको डिवाइड कर रखा है आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, और तीसरा हमने इसको डिवाइड कर रखा है जो पेपर 2 है उसे हम कहते हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, या फिर आप इसको ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में डाल लो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। काफ़ी बार इसको इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बोल देते हैं या फिर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। पेपर 1 ऑल अबाउट द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, पेपर 1 इज ऑल अबाउट द जनरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नाउ अब होता क्या है कि जो आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जो पार्ट है इसमें भी क्या है, सब डिवाइड कर दिया इन्होंने, कुछ पार्ट इसका पेपर 1 में दिया हुआ है और कुछ पार्ट इसका पेपर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। जो जनरल आर्कोलॉजी की बात है वो पेपर 1 में दी हुई है और जो इंडियन आर्कोलॉजी की बात है वो पेपर 2 में दी हुई है, ठीक है। नाउ ये चीज़ ब्रॉड आउटलाइन क्लियर होगी, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, फाइन। नाउ ये थोड़ा सा ब्रॉड आउटलाइन दिमाग में रखिएगा। अब सिलेबस को देखते हैं, इसमें क्या है, यूनिट दे रखी है, मैंने बोला पेपर 1 में 12 यूनिट है, पेपर 2 में 9 यूनिट है, उसमें भी सब डिवाइड कर रखा है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। अब देखते हैं 1.1 में मीनिंग, स्कोप, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। 1.2 में दिया हुआ है रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, सोशल साइंस, बिहेवियर साइंस, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड ह्यूमैनिटी। अब होता क्या है, जो आपका जो ये 1.2 है इसमें क्या है, जब आंसर आप फ्रेम करोगे ना तो किस तरीके से होगा, रिलेशन विद देयर डिसिप्लिन, तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कंपैरेटिव स्टडी मींस एंथ्रोपोलॉजी विद सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी विद बिहेवियर साइंस, एंथ्रोपोलॉजी विद लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, अर्थ साइंस, ओके। तो कंपैरेटिव स्टडी करना और इसको आंसर जैसे करेंगे तो क्या क्या इसके सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या इसके डिफरेंसेस हैं, इस तरीके से इसका आंसर फ्रेम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक बार सिलेबस समझिए, थोड़ी क्लास चालू होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको खुद आंसर लिख के बताऊंगा किस तरीके से आप आंसर को फ्रेम करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी की सबसे अच्छी चीज़, आप मिनिमम नॉलेज को मैक्सिमम टाइम यूज़ करिए इन डिफरेंट वे में, ठीक है। एक बार चीज़ को पढ़नी है, एक बार चीज़ को समझना है, उसको हमें बार बार यूज़ करना है डिफरेंट वे में। और एक चीज़ डिस्क्लेमर है कि सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी या ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को एक सेग्रेगेटेड वे में मत देखिएगा, एक आइसोलेटेड वे में मत देखिएगा। सारे के सारे को अगर इंटीग्रेटेड वे में देखोगे ना तो आप सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ कर पाओगे और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ कर पाओगे। और यही एक आंसर राइटिंग की आर्ट होती है एंथ्रोपोलॉजी में। अगर इस तरीके से आप इंटरलिंक कर लिए ना दोनों के बीच में, सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आपके लिए आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इंटरलिंकिंग बिटवीन द टॉपिक्स होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ की हमें यहाँ भी यूज़ करनी है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की हमें सोशो कल्चर में भी करनी है, सोशो कल्चर की फिजिकल में करनी है, फिजिकल की ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में करनी है, ट्राइबल की भी हमें सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में करनी है। ऐसा मत करना कि पेपर 1 का तो हम पेपर 1 में ही करेंगे, पेपर 2 का तो हम पेपर 2 में ही चीज़ें सॉल्व यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ 1.3 में हम देखते हैं, इसमें आता है मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रेलेवेंस, ठीक है। नाउ सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट में, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर एक पार्ट जुड़ जाता है, सब सेम है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, मैं बताऊंगा आगे, डिस्कस करूंगा वो सब, ठीक है। नाउ 1.4 में अब ये आपका पार्ट आ जाता है फिजिकल वाला पार्ट, अब ये आपका पार्ट आ जाता है फिजिकल वाला पार्ट। अब समझना कहाँ तक फिजिकल वाला पार्ट है। ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन, हम यहाँ पे वेरियस थ्योरीज की स्टडी करते हैं, डार्विनिज्म की, लेमार्किज्म, सिंथेटिक थ्योरीज, ठीक है। और डिफरेंट रूल्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो इकोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल रूल्स होते हैं, डॉल्स रूल, कॉप्स रूल, गॉस रूल, पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस, अडेप्टिव रेडिएशन, मॉसिक इवोल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, यहाँ सब चीज़ गिवन है, हाँ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF में वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1.5 में देखिए, ये भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही आपका पार्ट आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिरामिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिरामिड। यहाँ पे हम पिरामिड एडेप्टेशन की बात करते हैं, एबनॉर्मल टेरेस्ट्रियल पिरामिड टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, टर्शियरी क्वाटरनरी फॉसिल्स, ठीक है। यहाँ पे हम कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ मैन एंड एप्स, ओके, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ 1.6 फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, फाइलोजेनेटिक स्टेटस एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
फॉलोइंग। इसमें हम ये क्या स्टडी करते हैं, बेसिकली जितना भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, फ्रॉम इयन, एपॉक, पीरियड, इरा, ठीक है, फ्रॉम वहाँ से स्टडी करते हैं हम इसकी, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस भी नहीं था, टू द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम की क्या कहते हैं, होलोसीन। मैं बताऊंगा आगे जब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, इयन क्या होता है, इपॉक क्या होता है, पीरियड क्या होता है, इरा क्या होता है, ठीक है, वो सब चीज़ 1.6 की ही बात करता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो होमो इरेक्टस हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है, होमो इरेक्टस अफ्रीकन, यूरोपियन, एशियन, ओके नाउ। फिर यहाँ पे नियर्दरथल पढ़ना होता है, फिर यहाँ पे हमें होमोसेपियन, क्रोमैग्नम, ठीक है, रोडेशियन मैन, ये सब हमें यहाँ पे 1.6 में डिस्कस करते हैं ना। 1.7 में क्या होता है, फिर आपका फिजिकल वाला पार्ट है, बायोलॉजिकल बेसिक लाइफ। अब ये आपका GS3 से ओवरलैप कर रहा है। कैसे GS3 से ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि आपको सेल, DNA स्ट्रक्चर, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, सबका सब GS3 साइंस एंड टेक का भी पार्ट है, ओके। 1.3 की बात करें, प्रिंसिपल एंड प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, GS1 का पार्ट बन जाता है। ये हिस्ट्री में आप ये पढ़ते ही पढ़ते हो, जहाँ पे आप डेटिंग पढ़ते हो। डेटिंग बेसिकली दो तरह की होती है, रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग, ठीक है, वो GS1 का भी पार्ट है, वहाँ पे आप हिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़ते हो। नाउ 1.8 में ही बी पार्ट है, कल्चर इवोल्यूशन। यहाँ पे आप देखिए पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, कॉपर, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, GS1 का पार्ट। फिर ओवरलैप, स्टूडेंट कहते हैं ओवरलैप नहीं करता, देख लीजिए लाइव है, और ये पूरा सिलेबस है एंथ्रोपोलॉजी का, मैं सीधा का सीधा साइट से उठाया, UPSC की साइट से, ठीक है। नाउ 2.1 की बात कर लेते हैं, द नेचर ऑफ कल्चर। अब ये आगे सोशल कल्चर पार्ट, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट आ गया। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ओके। नाउ नेचर ऑफ सोसाइटी, नेचर ऑफ सोसाइटी ना, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी क्या होता है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। अब सोशल इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूंगा, जैसे मैरिज, फैमिली, ये सब आपको पढ़ना है, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, फ्रॉम 1.2.1 से लेके और 5 तक, 2, 3, 4, 5, ये सारा का सारा किसका पार्ट है, ये सारा का सारा सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। 1.3 से लेके 1.7 तक किसका पार्ट है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है, फिजिकल। इस तरीके से पहले ब्रॉड चीज़ें याद रखो, कौन सा फिजिकल में आ रहा है, कौन सा सोशो कल्चर में आ रहा है, उसके बाद फिर डीप, फिर उसके बाद फिर अंदर जाके आपको सिलेबस को याद करना है। पहले आप पहले ओवरव्यू तो लो, पहले आप ब्रॉड आउटलाइन तो क्रिएट करो अपने दिमाग में कि ये फिजिकल का पार्ट है, ये सोशल कल्चर का पार्ट है, उसके बाद सिलेबस अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक दिन लेके बैठने से याद नहीं होगा, इसको आप डेली बेसिस पे आप देखते रहोगे, वो अपने आप होता चले जाएगा। नाउ मैरिज में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, लॉ ऑफ मैरिज, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, हाइपरगेमी, होमोगेमी, टाइप ऑफ मैरिज, मोनोगेमी, पोलोगेमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज, फंक्शन ऑफ मैरिज क्या होता है, ठीक है, मैरिज रेगुलेशंस क्या होते हैं, मैरिज पेमेंट क्या होता है, मैरिज पेमेंट में ब्राइड वेल, डॉरी सिस्टम वगैरह, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। लेकिन मैं हरदम कहता हूँ, कोई सा भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, तभी लेना कोई भी सब्जेक्ट को, ऑप्शनल को, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको आपकी पूरी जर्नी में। उसके बाद फैमिली की बात करें, फैमिली में आप डेफिनेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ फैमिली देखते हो, फंक्शन क्या होता है फैमिली का, टाइप ऑफ फैमिली क्या होती है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली, ठीक है। उसके बाद आप 2.5 में किनशिप की बात करते हैं। किनशिप में हम कॉन्संग्यूनिटी एंड एफिनिटी की बात करते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ द डिसेंट क्या होता है, ये यूनिलिनियर डिसेंट, डबल बाइलेटरल, एम्बिलिनियर, ये सारे के सारे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डिसेंट्स में। टाइप ऑफ डिसेंट्स में हम ये सब पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ डिसेंट क्या होती है, किनशिप टर्मिनोलॉजी क्या होती है, डिसेंट फिलिएशन क्या होता है, ठीक है, फिलिएशन क्या होता है, कंप्लाइशन फिलिएशन क्या होता है, डिसेंट एंड अलायंसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, नाउ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं यूनिट 3 में, नाउ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिव डिबेट में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिव डिबेट से, ठीक है। नाउ उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में हम इसमें ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ये सब हम यूनिट 3 में पढ़ते हैं। ना यूनिट 4 में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल की बात करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बैंड, ट्राइब, चिफ्टम, किंगडम एंड स्टेट, इस सारा जितना भी पार्ट है, जितना भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस सारा का सारा हम यूनिट 4 में पढ़ते हैं। ओके, ना यूनिट 5 रिलीजन की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। यूनिट 5 रिलीजन की जब बात करता है, इसमें हम एंथ्रोपोलॉजी का अप्रोच टू स्टडी द रिलीजन, ठीक है, हाउ इवोल्यूशन, साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ रिलीजन, ठीक है, मोनोथिज्म, पोलोथिज्म, सैक्रेड एंड प्रोफेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सैक्रेड एंड प्रोफेन, मिथ्स एंड रिचुअल्स, फॉर्म ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल एंड पीजेंट सोसाइटी, ठीक है, रिलीजन, मैजिक, साइंस डिस्टिंग्विश मैजिक और रिलीजन फंक्शनरीज, ठीक है, जैसे प्रीस्ट, शमन, मेडिसिन मैन,
सोरकोर एंड विच, ये सारे पढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 5th यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। नाउ अब समझिए 1.3 से लेकर 1.7 तक किस में पार्ट आ गया? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी 2, 3, 4, 5 किसका पार्ट है? सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। अब 6th जो यूनिट है बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे लेंथीएस्ट यूनिट है पेपर 1 की। क्या नाम है? एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थिंकर्स को पढ़ना जरूरी होता है, वैसे एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने के लिए वहाँ भी हमें थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। होता क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी जितने भी थिंकर्स हैं, इन एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट थिंकर आर डिवाइडेड इनटू द वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट देयर व्यूज इन द फॉर्म ऑफ थ्योरीज, ठीक है। अब जैसे कि एक होता है, पहला बता रहा हूँ 11 है, इसमें 11 थ्योरीज है और थोड़ा लेंदी है, लेकिन थोड़ा समझोगे यहाँ पे याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। क्लासिकल इवोल्यूशन थ्योरीज किसने दी? टेलर, मॉर्गन, फ्रेजर, सब जानते होंगे। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, बोस, डिफ्यूजम, ब्रिटिश, जर्मन एंड अमेरिकन। फंक्शनलिज्म, मेलिनोस्की बड़े इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म, रेडक्लिफ ब्राउन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नाउ स्ट्रक्चरलिज्म, लेविस स्ट्रॉस एंड इलिच इंपॉर्टेंट, बड़े ये सारी के सारे टॉपिक हैं, 6 यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 ना 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। नाउ कल्चर एंड पर्सनैलिटी, बेंडिक्ट, मीड, लिंटन, किंडर, न्यू इवोल्यूशनरी, वाइट, स्वीडन एंड कल्चर मेटेरियलिज्म, हैरिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी से कल्चर मेटेरियलिज्म से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरीज, टर्नर, कॉग्निटिव थ्योरी, टाइलर, पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको किसी भी उस पर आप स्किप नहीं कर सकते, स्किप तो कोई भी पार्ट नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से 1 ना 2 ना क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। आपको पता ही है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वहाँ पे थ्योरीज और थिंकर पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छे से समझना है तो, ठीक है। अपन को पेपर निकालना है, अभी नंबर लाने कैसे ना कैसे एंथ्रोपोलॉजी में 300 प्लस का टारगेट रखना है। आपके सामने मैंने बताया 360 तक स्कोर हुआ है, ठीक है, और 300 प्लस एक ऑप्शनल में लाना एक अच्छा खासा स्कोर होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। 500 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। 500 मार्क्स में 300 प्लस आप ला रहे हो तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपका फाइनल लिस्ट में नेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। नाउ इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शनल को बहुत ढंग से चूज़ करिएगा, क्योंकि 2 साल इसके साथ बिताने हैं। अगर फर्स्ट चांस में सिलेक्शन हो रहा है तो, अगर उस नहीं हो रहा तो फिर 4 साल भी बिताने पड़ेंगे, तीसरी में नहीं हुआ 6 साल चलता ही जाएगा, फिर वो साइकिल बनती जाती है। नाउ 7th यूनिट की बात करें, जहाँ पर मैंने आपको बताया था लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पे कल्चर, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन की बात होगी। यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज यूज, नेचर, ओरिजिन कैसे हुआ लैंग्वेज का, नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज क्या है। ये यूनिट 7 की बात है। अब किसका पार्ट आ गया? ये पार्ट है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। होता क्या है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे वो डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनरीज, केस स्टडी, ठीक है। इनके थ्रू वो क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट 8 में आपका का पूरा यही है, रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। नाउ 9.1 की बात करें, 7 और 8 यूनिट आपका सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। और 9 यूनिट की बात करें तो आप इसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, इसमें ह्यूमन जेनेटिक्स की हम बात करते हैं। मेथड एंड एप्लीकेशन, मेथड ऑफ स्टडी द जेनेटिक प्रिंसिपल इन द मैन एंड फैमिली, ठीक है। यहाँ पे हम बायोकेमिकल मेथड, इम्यूनोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इन सब की स्टडी करते हैं। 9.2 में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स से। 9.3 की बात करें, कंसेप्ट एंड जेनेटिक एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन, मेंडेलियन population, Heidenreich's law, cause and changes which bring down the frequency, mutation, isolation, migration, selection, inbreeding and genetic drift। ये 9.3 का पार्ट है, ठीक है। पूरा का पूरा ह्यूमन जेनेटिक्स जो होता है वो हम 9.3 में 9.1, 9.2, 9.3 की बात करते हैं। 9.4 फिर आपका वही दोबारा से एक ओवरलैप हुआ सिलेबस GS3 के साथ, क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम ऑफ एब्रीविएशन। जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहते हैं, चाहे वो क्लिनफिल्टर हो, टर्नर हो, सुपर फीमेल हो, इंटरसेक्स एंड सिंड्रोम, जितने भी आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, चाहे ऑटोसोमल एब्रीविएशन हो, डाउन सिंड्रोम हो, ठीक है, सारे के सारे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और ये आपके लिए GS में भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ जेनेटिक इम्प्रिंट इन ह्यूमन डिजीज, जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग, ह्यूमन DNA प्रोफाइलिंग, जीन मैपिंग एंड जीनोम स्टडी, ये सारा का सारा 9.4 का पार्ट है। नाउ 9.5 में हम रेस एंड रेसिज्म की बात करते हैं, ठीक है। रेस एंड रेसिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि
racial criteria, racial trait and relation, hereditary and environment, biological basis, racial classification क्या है, racial differences and race crossing in a man. 9.6 की बात करें, एज, सेक्स, पॉपुलेशन, वेरिएशन, जेनेटिक रिमार्क. यहाँ पे आप जो है स्टडी करते हो ब्लड की, ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है. यहाँ पे आप पल्सेस की, हीमोग्लोबिन लेवल की, पल्स रेट्स की, रेस्पिरेशन फंक्शन की, सेंसरी परसेप्शन इन डिफरेंट कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रुप. फाइन. 9.7 की बात करें तो इसमें आता है कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. यहाँ पे हम स्टडी करते हैं बेसिकली बायोकल्चर एडेप्टेशन, ठीक है, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर. अब इसमें हम जो स्ट्रेस देते हैं वो किस पे देते हैं, मैन फेजेस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, हॉट, डेजर्ट, कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट. ये कंपेरेटिव स्टडी करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी होती है, कंपेरेटिव वे में हम आंसर्स को फ्रेम करते हैं यहाँ पे कि क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी है. मैं आपको तभी तो कह रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप एक सेम नॉलेज को डिफरेंट टाइप मैनी टाइम यूज़ करो इन डिफरेंट वे में, ठीक है. एक ही नॉलेज को काफ़ी बार यूज़ होगा लेकिन डिफरेंट वे में यूज़ होगा, ठीक है. तभी आप अच्छे स्कोर करवाओगे, अदरवाइज तो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है. नाउ 9.8 की बात करें, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हेल्थ एंड डिजीजेस की बात करते हैं. 10th यूनिट की बात करें, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है. ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ, प्री नेटल, नेटल, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, मैच्योरिटी एंड, ठीक है. नाउ व्हाट इज द फैक्टर इफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जेनेटिक, इन्वायरमेंट, बायोकेमिकल, न्यूट्रिशन, कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक, ठीक है. नाउ उसके बाद अब यहाँ पे हम ह्यूमन फिजिक्स एंड सम टाइप methodology for the growth study. 11.1 की बात करें, relevance of menarche and menopause, other bio event and fertility, ठीक है. fertility pattern and differentiate, demographic theories पढ़ते हैं हम 11.2 में, ठीक है. Now 11.3 में biological and socio-ecological factor influencing the fertility, natality and mortality. Now 12th यूनिट में हम application of anthropology पढ़ते हैं, anthropology in sports, nutrition anthropology, anthropology in design, defense, ठीक है, forensic anthropology, method and principle of the person identification, reconstruction, applied human genetics, ठीक है, जहाँ पे हम पैटर्नरी डायग्नोसिस पढ़ते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग पढ़ते हैं, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी इन डिजीज एंड मेडिसिन. ये एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट जो है यहाँ से थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ पे. आपको उस तरीके से फिर दोबारा यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी में हम आंसर को फ्रेम करते हैं. अब आप देखिएगा ये आपकी होगी कितनी यूनिट, 12 यूनिट. मैंने आपसे कहा था पेपर 1 में कितनी यूनिट है, 12 यूनिट है. नाउ 1 2 3 4 5 समझिए आगे. सोशो कल्चर 6 आपकी थ्योरीज हो गया, 7th आपकी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, 8th आपकी रिसर्च एंड मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हो गया. नाउ 9th आपका ह्यूमन जेनेटिक्स हो गया, ठीक है. उसके बाद आपका 10th आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होगी. 11th यूनिट में आपकी डेमोग्राफिक थ्योरीज की बात होगी, ठीक है. और 12th यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात होगी. ओके, इस तरीके से पहले ब्रॉड आउटलाइन क्रिएट करिए अपने माइंड में. पहले आप सिलेबस को समझिए और उसके बाद फिर उसको डीप याद करना है. नाउ पेपर 2 की बात कर लेते हैं. पेपर 2 में हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे. और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी कहाँ से शुरू होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन की फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं. फिर वो GS1 से ओवरलैप, प्री हिस्टोरिकल पार्ट, प्री हिस्टोरिकल, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारा का सारा फिर दोबारा रिपीट हुआ. हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट हड़प्पन कल्चर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्लियर है. नाउ 1.2 की बात करें, आर्कोलॉजिकल पार्ट हो गया. मैंने क्या बोला था कि आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी 2 तरीके से डिवाइड है पेपर 1 और पेपर 2 में. एंड एंथ्रोपोलॉजी एविडेंस फ्रॉम इंडिया, स्पेशल रेफरेंस ऑफ द शिवालिक एंड नर्मदा बेसिन. यहाँ पे हम रामापिथेकस पढ़ रहे हैं, शिवपिथेकस पढ़ते हैं और नर्मदा मैन की स्टडी करते हैं. नाउ इथेनो आर्कोलॉजी इन इंडिया की बात करें, इथेनो आर्कोलॉजी इन इंडिया, द कंसेप्ट ऑफ द इथेनो आर्कोलॉजी सर्वाइवल द पैरेलल अमॉन्ग द हंटिंग, फॉर्गिंग, फिशिंग, पेस्टोरल, पीजेंट कम्युनिटी इंक्लूडिंग द आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी. उसके बाद सेकंड यूनिट जो दे रखी है पेपर 2 में, उसमें हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया की बात करते हैं. उसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं. इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स in India population and their distribution, Indian population factor influencing the structure and growth, structure and nature of the tradition Indian society. जहाँ पे हम वर्णा आश्रम पढ़ते हैं, पुरुषोत्तम पढ़ते हैं, कर्मा, रीना, रिवर्थ, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी सोशल सिस्टम है ये सारा का सारा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. नाउ यूनिट 3 में हम पेपर 2 में कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है.
इसमें हम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, डोमिनेंट कास्ट पढ़ते हैं, कास्ट मोबिलिटी, फ्यूचर ऑफ द कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जजमानी सिस्टम, कास्ट ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। नाउ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम एनएमएस कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। ये बेसिकली दिया था एलपी विद्यार्थी, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, बड़े रिनाउंस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, उन्होंने दिया था सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द अदर रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी 3.4 में हम इसी की स्टडी करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ओके, नाउ फोर्थ यूनिट में हम इमरजेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ द 18, 19 एंड 20 सेंचुरी में जो स्कॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी टू द ट्राइबल एंड कास्ट स्टडी। फाइन। 5.1 इंडियन विलेजेस की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेजेस स्टडी इन इंडिया, इंडियन विलेजेस एज द सोशल सिस्टम, ट्रेडिशन एंड चेंजेस, पैटर्न, सेटलमेंट एंड इंटरकास्ट रिलेशन, एग्रीरियन रिलेशन इन द इंडियन विलेज, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन विलेज, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन विलेज। ये सारा का सारा स्टडी हम कहाँ पे कर रहे हैं, 5.5 यूनिट, 5th यूनिट में कर रहे हैं, पेपर 2 में। उसके बाद फिर आपका आ जाता है लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात भी हम यहीं पर करेंगे 5th यूनिट में, ठीक है। नाउ उसके बाद 5.3 की बात करें, इंडिजिनस एंड एक्सोजिनस प्रोसेस ऑफ द सोशो कल्चर चेंज इन द इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन की, मॉडर्नाइजेशन की, इंटरप्ले ऑफ द लिटिल एंड द ग्रेट ट्रेडिशन, पंचायती राज, सोशल चेंज एंड मीडिया एंड सोशल चेंजेस। ये सारा का सारा जितना भी संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, सारा का सारा हम कहाँ पे करते हैं, 5.3 में पढ़ते हैं। अब सुनिएगा, 6th यूनिट से लेकर 9th यूनिट तक आपका ट्राइबल पार्ट आ जाता है पूरा का पूरा। अभी तक 1 to 5 जो भी था वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे थे, अब हम किसके ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे 6 यूनिट से लेकर 9 यूनिट तक। 6.1 बोलती है कि ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया क्या है, ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया क्या है, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी, लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद 6.2 की बात करें, प्रॉब्लम क्या है इन ट्राइबल कम्युनिटी। नाउ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है ट्राइबल्स के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रिहैबिलिटेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी एंड द ट्राइबल, इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन। आप देख रहे होंगे मेरे साथी कि सिलेबस में भी वर्ड्स का कितनी बार रिपीटेशन है, कितनी बार एक ही चीज़ को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेबस में दिया ही हुआ है। और इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ कि एक ही नॉलेज को डिफरेंट वे में और बार बार आप किस तरीके से यूज़ करेंगे डिफरेंट वे में, वो मैं आपको खुद आंसर लिख के बताऊँगा जब आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि किस तरीके से एक ही नॉलेज को आपने बार बार यूज़ करी, और उसी से आपको ऐसा क्वेश्चन अपन फ्रेम करेंगे कि आपको इजीली अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ 7th यूनिट की बात करें, यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ द SC, ST एंड OBC। 7.2 की बात करें, सोशल चेंजेस एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं यहाँ पे मैं 6 से 9 यूनिट बोल रहा हूँ कि ट्राइबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि हम यहाँ मॉडर्न सोसाइटी भी पढ़ रहे हैं, पूरे सिलेबस में मॉडर्न सोसाइटी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे ट्राइबल सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, चाहे आप ट्राइबल सोसाइटी को प्रिमिटिव सोसाइटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है हम आप अभी के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, मैं आपसे क्या कहता हूँ, कंपेरेटिव स्टडी होती है एंथ्रोपोलॉजी में। हम यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी भी पढ़ेंगे, प्रिमिटिव सोसाइटी या फिर ट्राइबल सोसाइटी जो कह लो, पास्ट सोसाइटी के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पीजेंट सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अब पीजेंट में भी एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइबल है कि हंटिंग गैदरर ट्राइबल है, वो सारा का सारा मैं आपको जब चालू होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप सिलेबस को समझिए। नाउ 7.2 में सोशल चेंजेस एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वेलफेयर मेजर ऑन ट्राइबल एंड वीकर सेक्शन। 7.3 की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ द एथनिसिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सारा का सारा हम 7th यूनिट में पढ़ते हैं। 8.1 में हम इम्पैक्ट ऑफ other religion on the tribal society, Hinduism, Buddhism, Christianity, Islamic or other religion on tribal society, tribal and nation state, comparative study of the tribal community in the India and other countries। मैंने आपसे कहा था कि comparative study करनी होती है और वहीं से आपके मार्क्स इतने अच्छे मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, खुद मैं आपको आंसर लिख के बताऊंगा जब आपको खुद को ये चीज़ रियलाइज़ होगी। 9th यूनिट में हम करते हैं, अब यहाँ से पूरा आ जाता है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाती है 9th यूनिट में। आप देखें, ठीक है, ये पूरे का पूरा आपका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, हिस्ट्री ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल state, tribal policy, plan, program and tribal development and their implementation, role of the anthropology in tribal and the rural development, contribution of the anthropology to understand the regionalism, communalism and ethnic and political movement।
ओके, ये आपकी पूरी की पूरी 9 यूनिट्स थी पेपर 2 की, ठीक है। ये पेपर 1 में 12 यूनिट हैं, मैंने आपको डिस्कस कर दी है पूरी। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ रिवाइज करिएगा 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। मीनिंग स्कोप क्या होता है, रिलेशन ऑफ अदर डिसिप्लिन क्या है एंथ्रोपोलॉजी का, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ब्रांचेस मेरे साथ रिपीट करिएगा, सोशो कल्चर, बायोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। 1.4 से लेके 1.8 तक इसका पार्ट है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। ब्रॉड आउटव्यू लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसका पार्ट है, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। सिक्स्थ किसका पार्ट है, एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज का पार्ट है। सेवन्थ किसका पार्ट है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। एट्थ किस में, रिसर्च में है। नाइन्थ जो है आपका किसका पार्ट है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। टेंथ जो है, नाइन्थ और टेंथ बोथ, 9, 10, 11, 9, 10, 11 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद 12 जो है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, पेपर 2 में अगर बात करें। उसके बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बात आ जाती है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम 1 to 5, 6 to 9 किस में आ जाती है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। 1 to 5 में हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 2 में हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जिसमें हम आर्कोलॉजी इन इंडिया पढ़ते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया, कास्ट सिस्टम इन इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन विलेजेस के बारे में पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। 6 यूनिट में हम ट्राइबल सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या है ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। नाउ सोशल चेंजेस एंड कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटी इन 7th यूनिट। 8th यूनिट में कि अदर रिलीजन का क्या इम्पैक्ट है ट्राइबल सोसाइटी के लिए, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लामिक हो, ठीक है। नाउ 9th यूनिट में आपको मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है। 9th यूनिट पूरी 9.1, 9.2, 9.3 पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे है कि प्लान्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, प्रोग्राम क्या है गवर्नमेंट के फॉर द ट्राइबल्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस था आपका, ऑन टिप्स होना चाहिए। पहले ब्रॉड आउटलुक क्रिएट करिए, मैंने जिस तरीके से बताया कौन सा पार्ट किस में आ रहा है, सोशल कल्चर में आ रहा है, कौन सा फिजिकल का पार्ट है, कौन सा इंडिया का पार्ट है, कौन सा ट्राइबल का पार्ट है, ट्राइबल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कौन सा आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा है ओवरऑल, आपने देखा ही होगा सिलेबस को कि काफ़ी चीज़ें बार बार चीज़ें रिपीट है। अब देखिए मैरिज फैमिली किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपसे क्या कहा, आपको अभी के मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़ना होता, आपको प्रिमिटिव और ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यहाँ पर स्टडी करनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कंपेटिटिव स्टडी है, एक चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे, सेम नॉलेज को बार बार हम यूज़ करेंगे, उसी से एक इफेक्टिव आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नाउ केस स्टडीज़ वगैरह भी आती हैं, आपको पता ही होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस था, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन में कर दूंगा, ओके। लास्ट वीडियो जो था उसमें ये बताया गया था कि आपको एंथ्रोपोलॉजी चूज़ क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट हैं, क्या मिथ हैं, कितने स्कोर इसमें हुआ है, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए कितना शॉर्ट है, 12 यूनिट 9 यूनिट, ठीक है। टोटल जो है आपकी 21 यूनिट हो गई हैं, क्लियर और डिफाइन सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फर्दर वीडियोस में मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, वेट करिए। और एक वीडियो और आने वाली है जल्दी से जल्दी, जिसमें हम ये बात करेंगे कि रिसोर्सेज फॉर द एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन इन UPSC क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिक रिसोर्सेज होंगे, टू द पॉइंट रिसोर्सेज होंगे, इतना पढ़ना है वहाँ से काम बनेगा ही बनेगा। और जो मैं कराता चलूँ उसको आप देखते जाइएगा। एक RS का और चल रहा है अभी, RS का भी पेपर थोड़ा जल्दी होने वाला है, अभी वहाँ भी थोड़ा सा GS वाला पार्ट प्रीलिम्स का जो है वो चल रहा है, वो भी वीडियो देख सकते हैं जो स्टूडेंट RS का एग्जाम दे रहे हैं 2023 का, ठीक है। बहुत अच्छा सीरीज़ चलने वाली है RS को लेके भी, और एंथ्रोपोलॉजी को भी लेके एक अच्छी सीरीज़ हम चलाएंगे अच्छे से। मेरा टारगेट है कि लास्ट नवंबर तक मैं एंथ्रोपोलॉजी को ख़त्म कर दूं, लेकिन देखते हैं। एक RS भी अभी चल रहा है, उसका क्या रहता है, क्योंकि RS के एग्ज़ाम की डेट जो सितंबर लास्ट और फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर दी हुई है, देखते कब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। वो सीरीज़ को भी आप फॉलो करिए, जो स्टूडेंट RS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए, उसमें राजस्थान का पार्ट हो, इंडिया का पार्ट हो, मैं सारा कवर करूँगा, ठीक है। 50 डेज़ के अंदर सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 75 दिन एग्जाम के बचे हैं, ठीक है। 20 दिन रिवीजन को मिलेगा, आराम से रिवीजन भी हो जाएगा RS को लेके। अभी एंथ्रोपोलॉजी का क्या हो गया, क्यों चूज़ करना चाहिए, सिलेबस डिस्कस हो गया। नेक्स्ट में रिसोर्सेज डिस्कस करूँगा, और उसके बाद सीधा आपको मैं चालू कर दूँगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।